नमस्कार दोस्तों, अब अपन जो अपना फर्स्ट लेसन है उसका जो लास्ट टॉपिक है उस लास्ट टॉपिक पर अपन चर्चा करते हैं। और वो लास्ट टॉपिक है अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल व बलाघूर्ण। तो अपन किसकी बात करेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव है उस विद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगेगा और जो बलाघूर्ण लगेगा उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो पहले अपन एक समान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। तो ये अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो ई वेक्टर है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, जो कि अपन पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र का धनावेश मान सकते हैं और इधर अपन विद्युत क्षेत्र का कौन सा आवेश मान सकते हैं? ऋणावेश मान सकते हैं। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, बिंदु ए पर इस विद्युत द्विध्रुव का प्लस का क्यू आवेश रखा है और बिंदु बी पर विद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश रखा है। अपन को मालूम है कि दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी लेते हैं अपन? 2a लेते हैं। ठीक है, अब ये अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रख दिया। देखिए, यहाँ पर अपन कौन सा आवेश मान रहे हैं कि ऋणावेश है। जो विद्युत क्षेत्र का ऋणावेश है वो विद्युत द्विध्रुव के इस धनावेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और जब आकर्षित करेगा तो यहाँ पर बल लगेगा F बराबर QE। ठीक है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र वो एक समान है, चाहे यहाँ पर ले, चाहे यहाँ पर ले, चाहे यहाँ पर ले, कहीं भी ले, विद्युत क्षेत्र कितना है? E है। इसी प्रकार जो विद्युत क्षेत्र का जो धनावेश है वो भी क्या करेगा? विद्युत द्विध्रुव के ऋणावेश को इस तरफ आकर्षित करेगा, जिससे यहाँ पर बल लगेगा F2 बराबर वही QE वेक्टर। ठीक है, देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो प्लस के Q आवेश पर जो बल है, प्लस Q आवेश पर जो बल है वो बल हो गया F1 बराबर QE। ठीक है, चाहे तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो इसको। इसी प्रकार माइनस के Q आवेश पर जो बल है वो बल भी क्या लग रहा है? F2 बराबर QE। देखिए, ये जो दोनों बल हैं वो दोनों बल एक दूसरे के क्या है? विपरीत दिशा में है। तो जब इनका परिणामी बल निकालेंगे अपन तो विपरीत दिशा में होने के कारण इनको क्या कर देंगे? अपन घटा देंगे। तो परिणामी बल निकालते हैं अपन। तो परिणामी बल हो जाएगा अपने पास F बराबर F1 माइनस F2। तो F बराबर हो गया QE माइनस QE, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल है वो कितना आ रहा है अपने पास? 0 आ रहा है। देखिए, 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा कि किसी भी पिंड की साम्य अवस्था के लिए उस पर परिणामी या कुल बल 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन होती है कि उस पर जो परिणामी बलाघूर्ण है, जो बलाघूर्ण है वो भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन चेक करते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत द्विध्रुव है, जिसको कि अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, वो साम्य अवस्था में है या नहीं है। या अपन ने ये तो चेक कर लिया यहाँ पर कि इस पर बल तो नहीं लग रहा है, यानी कि बल तो 0 है। और बल 0 होने के कारण साम्य अवस्था या संतुलन की स्थिति की पहली जो कंडीशन है वो तो क्या हो रही है? इसके द्वारा फॉलो हो रही है। अब जब किसी भी वस्तु पर परिणामी बल 0 होता है तो उसके द्वारा रैखिक गति नहीं होती है। तो यहाँ पर रैखिक गति नहीं होती है या नहीं हो रही है द्विध्रुव की। अब चेक करते हैं कि इस पर बलागुण भी लग रहा है या
नहीं लग रहा है। देखिए बलागुण कब लगता है, जब जो बल लग रहे हैं उन बलों की अगर क्रिया रेखाएं अलग अलग है, अगर क्रिया रेखाएं अलग अलग होती है तो उस पर क्या लगता है, बलागुण लगता है। जैसे यहाँ पर इस बल की अगर मैं क्रिया रेखा देखूं तो इस बल की क्रिया रेखा ये हो गई और इस बल की क्रिया रेखा ये हो गई। तो देखिए दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग है, और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण यहाँ पर क्या लगेगा, बलागुण लगेगा। क्या लगेगा, बलागुण लगेगा। और उस बलागुण के कारण ये जो द्विध्रुव है वो गुणन गति करेगा। क्या करेगा, गुणन गति करेगा। ये इस प्रकार से घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बलागुण जो लग रहा है उस बलागुण पर भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए बलागुण, बलागुण का सूत्र होता है बल गुणा आघूर्ण भुजा। क्या होता है, बल गुणा आघूर्ण भुजा। तो देखिए इनमें से कोई सा भी एक बल लेना अपन को और दूसरी आघूर्ण भुजा। अब आघूर्ण भुजा कौन सी होती है, जो दोनों बल हैं उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं उन क्रिया रेखाओं के मध्य जो सीधी दूरी होती है वो क्या कहलाती है, आघूर्ण भुजा कहलाती है। ठीक है, तो थीटा के जो सामने वाली भुजा है वो किस में आती है, साइन में आती है। तो ये आघूर्ण भुजा इसकी कितनी हो जाएगी, 2a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बलागुण पर चर्चा करते हैं अपन। तो बलागुण टो बराबर हो जाएगा बल कितना हो गया QE और आघूर्ण भुजा कितनी हो गई 2a साइन ऑफ थीटा। ठीक है, Q और 2a को मैंने एक साथ ले लिया और ये हो गया E साइन थीटा। क्यों लिया है, क्योंकि Q इंटू 2a क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो टो बराबर ये तो हो गया P और ये हो गया E साइन थीटा। ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर जो बलागुण लग रहा है उस बलागुण का अपन को व्यंजक प्राप्त हो गया है। इसके बाद में इसकी विशेष स्थितियां। तो पहला थीटा इजिकल टू 0 डिग्री। देखिए थीटा इजिकल टू 0 डिग्री लिखते हैं तो ये हो जाएगा PE साइन 0 डिग्री और साइन 0 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई बलागुण नहीं लगेगा। देखो बल तो ऑलरेडी इस पर नहीं लग रहा है, बल तो ऑलरेडी क्या है, 0 है, जिसके कारण रेखीय गति नहीं होगी। और थीटा इजिकल टू 0 पर बलागुण भी 0 है, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में यूँ रख दिया जाए तो इस पर बलागुण भी नहीं लगेगा, ये घूर्णन गति भी नहीं करेगा। ठीक है, ये पूर्णतया संतुलन की स्थिति है। सेकंड है इसमें थीटा इजिकल टू 90 डिग्री। थीटा इजिकल टू 90 पर देखो टो बराबर वही PE साइन 90 डिग्री और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पर टो का मान कितना प्राप्त हो रहा है, PE, जो कि सर्वाधिक है क्योंकि साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये टो मैक्सिमम, यानी कि विद्युत द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो उस पर बलागुण कैसा लगेगा, सर्वाधिक लगेगा। अब यहाँ पर इसका सदिश निरूपण करते हैं क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो सदिश निरूपण में देखिए यहाँ पर लग जाएगा टो वेक्टर और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है AB साइन थीटा, ठीक है, जो कि अपन ने सदिशों वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसको अपन लिख सकते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अपने पास व्यंजक प्राप्त हो गया सदिश निरूपण में। तो यहाँ पर अगर टो की दिशा देखी जाए तो टो की जो दिशा है वो P वेक्टर और E वेक्टर यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के तल के लंबवत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल तो कितना होता है, 0 होता है, उस पर बल लागू नहीं होता है और उस पर बलागुण लागू होता है। अगर मान लीजिए असमान विद्युत क्षेत्र हो तो असमान विद्युत क्षेत्र, देखिए असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो उसमें बल भी 0 नहीं होगा। असमान विद्युत क्षेत्र में उस पर बल भी लगेगा और बलागुण भी लगेगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में तो केवल बलागुण लागू होता है, जबकि असमान विद्युत क्षेत्र में बल भी लागू होता है और बलागुण भी लागू होता है।